हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। अपर लिप्स के ऊपर क्या मिलेगा अपन को? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मिलेंगे। इट लीड्स टू अ नेजल चेम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is the common passage for food and air. तो जो pharynx है वो कैसा पैसेज है, वो कैसा पोर्शन है? वो ऐसी जगह है जहाँ पर कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। तो pharynx एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पोर्शन है जो कॉमन पैसेज है, यानी कि एक सिंगल रास्ता है जहाँ से फूड भी जाएगा और एयर भी जाएगी। The pharynx open through the लैरिंग्स। जो फेरिंग्स है वो कहाँ पे खुलता है? वो खुलता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स रीजन में, इनटू द ट्रैकिया। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। जो लैरिंग्स होता है वो कैसा होता है? कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, जो कि हेल्प करता है किस चीज़ में? साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कौन करता है? लैरिंग्स करता है। और ये कैसा बॉक्स होता है? कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। एंड हैंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। ये साउंड प्रोड्यूस करने में, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इस वजह से लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. जब हम खाना निगलते हैं, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं और उसको निगलते हैं, तो ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ, किससे कवर्ड रहता है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर्ड होता है, जिसको हम एपीग्लॉटिस कहते हैं। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। इससे क्या होता है? एपीग्लॉटिस से क्या होता है? एपीग्लॉटिस से ये होता है कि जो खाना है वो किस में ना चला जाए? लैरिंग्स में। ये इस चीज़ से बचाता है। ठीक है। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. larynx में खाना जाने से बचाता है कौन? एपीग्लॉटिस। और एपीग्लॉटिस कैसा होता है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। जो ट्रैकिया होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट ट्यूब होता है, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड करता है मिड थोरेसिक कैविटी। तो ये याद रखने वाली बात है कि क्या आएगा यहाँ पे? मिड थोरेसिक कैविटी आएगा, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे मिड थोरेसिक कैविटी आएगा और आएगा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा आएगा। इसका मतलब है कि जो ट्रैकिया होता है वो एक सिंपल सा ट्यूब होता है, स्ट्रेट ट्यूब होता है, जो कि एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी तक ये ट्यूब रहता है, विच डिवाइड द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। यानी कि जब कौन सा लेवल आ जाएगा? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है। तो ये क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। यानी कि जो हमारा ट्रैकिया है वो स्ट्रेट ट्यूब है। कैसा है? स्ट्रेट ट्यूब है। जब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे आएगा तो ये क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? हमारा ट्रैकिया डिवाइड कर जाएगा इनटू आवर राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। तो जो हमारा ट्रैकिया था वो डिवाइड कर गया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर। ठीक है। यहाँ तक हमने किया, हमने यहाँ तक समझा। किसमें? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। यानी कि ये जो प्राइमरी है ये सेकेंडरी में भी जाएगा और जो सेकेंडरी है वो टर्शरी में भी जाएगा। तो जो ये लाइन हो गई, ये क्या हो गया? ये हो गया प्राइमरी, और ये क्या हो गया? ये हो गया सेकेंडरी, और उसके बाद ये हो गया टर्शरी। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में डिवाइड हो गया। ठीक है। राइट वाले में और लेफ्ट वाले में।
Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles. जो जब टर्मिनल आ जाएगा तो वो बहुत थिन होते हैं, ठीक है, थिन टर्मिनल bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. Incomplete cartilaginous ring का मतलब होता है कि जो हमारे पास ट्रैकिया है ये, इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होती है. इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस क्या होती है, रिंग होती है. ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है ताकि कोलैप्स ना कर जाए, कोलैप्स होने से बचाती है. इस वजह से ट्रैकिया में ये रिंग्स प्रेजेंट होती है जिसे हम इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग बोलते हैं. तो हम इसे इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सामने से ही होता है. ये अगर हमारे पास ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया का फ्रंट व्यू है, तो जो कार्टिलेजनस रिंग होती है वो सामने से होती हैं इस तरीके से. बट अगर तुम ट्रैकिया का बैक व्यू देखोगे तो पीछे की तरफ ऐसी कार्टिलेजनस रिंग नहीं होती है, ठीक है, मतलब एक साइड होती है और एक तरफ नहीं होती. पीछे से ऐसा दिखेगा और सामने से ऐसा दिखेगा, तो आधे में होता है, मतलब 50% में होता है कार्टिलेजनस रिंग. कंप्लीट रिंग नहीं होती है इस तरीके से, आधी आधी होती है, ठीक है. ट्रैकिया में आधी आधी होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होती है. तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, टर्मिनल और देखो जो हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है नॉट सपोर्टेड बाय शीश शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग. बस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है जिसमें कार्टिलेजनस रिंग नहीं होती है, बाकी सब में होती है. जैसे कि आपकी बुक ने बताया कि द ट्रैकिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग. इन सब में क्या होता है, कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होती है, बट किस में प्रेजेंट नहीं होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होती है. Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli. ये क्या है, alveoli है. देखो सबसे पहले तो हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया है. ट्रैकिया क्या करेगा, देखो इस तरफ है राइट और इस तरफ है लेफ्ट, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा राइट साइड और लेफ्ट साइड. तो ये होगा प्राइमरी ब्रोंकस या फिर हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोल सकते हैं इसको. उसके बाद ये डिवाइड करेगा सेकेंडरी में, ठीक है, सेकेंडरी में डिवाइड किया. सेकेंडरी में जो ग्रीन कलर से है वो सेकेंडरी में डिवाइड कर रहा है. और जो पिंक कलर से है ये है किसमें, टर्शरी. ये शो कर रहा है टर्शरी. ये किस में जा रहे हैं हम, टर्शरी में. तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्शरी हो गया. टर्शरी के बाद क्या आएगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स. क्या आएगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स. मैं रेड से बना रही हूँ, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स. ये टर्शरी के आगे है, टर्शरी के बाद आएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है. ये 50% मैंने डिवाइड कर दिया है. ये लेफ्ट वाला साइड हो गया और ये राइट वाला साइड हो गया. ये हमारा क्या था, रेड कलर से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स था ये वाला, ठीक है. अब इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में से क्या होगा कि और पतली पतली ट्यूब्स निकलेंगी इस तरीके से, जो लाइट ब्लू कलर्स की मैं दिखा रही हूँ. इन ट्यूब्स को हम क्या बोलेंगे, इन ट्यूब्स को हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज रिंग नहीं होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग नहीं होती. जो लाइट ब्लू कलर का मैंने बनाया इसमें कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी. जो भी आपको दिख रहा है, प्राइमरी ब्रोंकस दिख रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकस दिख रहा है, टर्शरी दिख रहा है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स दिख रहा है, इन सब में. बट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजनस रिंग नहीं है. और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है इसके बाद क्या आता है, एल्वलाई. इसके ऊपर बैग लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, उसे हम एल्वलाई कहते हैं, ठीक है.
उसे हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई कहते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर को। Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin irregular walled vascular bag-like structure called alveoli. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs. Figure 14.1 we have two lungs. हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है? टू लंग्स है। क्या है हमारे पास? ये वन लंग है और ये दूसरा लंग्स है। ठीक है, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, एक ये लंग है एक ये लंग है, दोनों को मिला के हम कहेंगे लंग्स। ठीक है, हमारे पास दो लंग्स हैं। आर कवर्ड बाय आर डबल लेयर्ड प्लूरा। किससे कवर्ड है ये दोनों लंग्स? हमारे डबल लेयर से कवर्ड है, जिसे हम बोलेंगे प्लूरा। विथ प्लूरल फ्लूइड, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है बिटवीन दैम। इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। अब जो फ्लूइड है वो क्या करेगा? वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा लंग सरफेस पे। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is contact with the lungs surface. इसका क्या मतलब है? अभी मैं समझाती हूँ अच्छे से। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने अभी ऊपर का पोर्शन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था उसमें? हमने पढ़ा था पहले हमें मिलेंगे नॉस्ट्रिल्स, फिर आएगा नेजल चेम्बर, ठीक है, फिर आएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या था? कॉमन पैसेज था फूड और एयर के लिए, यानी कि एक सिंगल रास्ता है जहाँ से फूड और एयर दोनों जाएंगे। लैरिंग्स जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है। उसके बाद आया ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप है। ठीक है, उसके बाद आया प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी ब्रोंकस, फिर आया इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर आया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें से देखो यहाँ ट्रैकिया, ये देखो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इन चार की बात कर रही हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल। यहाँ पे जो लाइन है, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्शरी और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक किससे कवर्ड है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। बट इसका क्या? ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड नहीं है। समझ में आई बात? लास्ट है एल्वोलाई। तो यहाँ पे भी सेम यही बात लिखी है कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है नॉट सपोर्टेड बाय शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे एपिग्लॉटिस के बारे में पढ़ा। ये पढ़ा था ना आपने? During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. Epiglottis के बारे में आपने पढ़ा। तो ये देखो ये क्या हेल्प करता है, डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ये देखो इसको हम कैसे समझेंगे। ये हमारे पास ट्रैकिया है और इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग भी होगी। ठीक है, ये ग्लॉटिस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लॉटिस। और ये जो फ्लैप देख रहे हो ये क्या है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है ये, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे फेरिंग्स है, ये ईसोफेगस है, यहाँ से आपको फूड जाएगा। ठीक है, ये पैसेज है फूड का और ये पैसेज है विंड का, यानी कि एयर का। यहाँ से एयर जाएगी और यहाँ से फूड जाएगा। तो जब आप खाना खाओगे तो खाना कहीं इसमें ना चला जाए। ठीक है,
ये फ्लैप बंद हो जाएगा, ये खुला हुआ है, ये बंद हो जाएगा। डायग्राम समझ में आ गया कि कैसा है? फिर से एक बार बता देती हूँ। ये ट्रैकिया है, यहाँ से एयर अंदर जाएगा, ईसोफेगस है तो यहाँ से क्या जाएगा, फूड अंदर जाएगा। ये ट्रैकिया है, ग्लॉटिस है और ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, ठीक है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स मीन्स साउंड बॉक्स। अब हम नेक्स्ट बात देखेंगे। अब हम काफी कुछ समझ चुके हैं, ठीक है, हमने काफी कुछ समझ लिया। अब हमें यहाँ से अच्छे से समझना है कि हमारे पास 2 लंग्स हैं, ठीक है, जिसमें डबल लेयर है प्लूरा की, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि प्लूरा फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। यानी कि जैसे कि ये हमारे पास लंग्स है, एक लंग ये है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये कवर्ड है डबल मेम्ब्रेन से, तब इसकी मेम्ब्रेन बनाएंगे। ये मेम्ब्रेन हो गई, तो डबल मेम्ब्रेन हो गया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। 2 लंग्स है हमारे पास, ठीक है, डबल लेयर भी हो गई। अब इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पर। इस डबल लेयर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इन लंग्स की डबल लेयर के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। और ये फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। We have 2 lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface. Lung surface से friction को reduce करता है। जो outer layer होती है, ठीक है, उसे pleural layer कहते हैं। जैसे कि ये मेरे पास क्या है, lungs है, ठीक है, और ये इसकी डबल लेयर है और इसके अंदर फ्लूइड भी भरा हुआ है। ये फ्लूइड भरा है, फ्लूइड की वजह से रिड्यूस होता है फ्रिक्शन, ठीक है। अब आउटर लेयर जो है, तो आउटर लेयर इसमें से कौन सी वाली है, ये जो ब्लू कलर की है, ये है आउटर लेयर। ये किसके कांटेक्ट, इज क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, थोरेसिक लाइनिंग में। वेयर इज इनर प्लूरा मेम्ब्रेन इज कॉन्टेक्ट इन विद द लंग सरफेस। देखो, जो अंदर वाली लेयर है वो लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में है। जो लंग्स की अंदर वाली लेयर है वो लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है। और जो बाहर वाली लेयर है, देखो, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है कौन, बाहर वाली, आउटर वाली, ठीक है। पर इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो अंदर की मेम्ब्रेन है लंग्स की, वो किसके कांटेक्ट में, लंग्स के कांटेक्ट में, लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो पार्ट शुरू होता है कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। देखो, हमारे पास 2 तरीके के पार्ट होते हैं। तो पहला है कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का क्या मतलब है, कंडक्टिंग पार्ट का मतलब है, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरीके के पार्ट है। तो पहला है कंडक्टिंग पार्ट, वेयर इज द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, हमारे पास एक कंडक्ट पार्ट है और एक है हमारे पास रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट। तो हमारे पास 2 पार्ट हो गए, ये दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट था कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से शुरू हुआ, कंडक्टिंग पार्ट शुरू होता है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से और कहाँ खत्म होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पर खत्म होता है। देखो, इसका क्या मतलब है, अच्छे से समझते हैं। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होगा, ठीक है, और वो कहाँ तक जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाएगा। मतलब यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। पूरा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होगा और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाएगा। ये क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है। और जो एल्वुलाई डक्ट और एल्वुलाई है, ये कैसा पार्ट है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ऐसा क्यों,
ये क्या करता है, ये एक्चुअल में एक्सचेंज करता है गैसेस का। जो ऊपर के जो पार्ट है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो ऊपर के पार्ट है, ये एक्सचेंज नहीं करते गैस का। बेसिकली जो O2 गैस है और CO2 गैस है, इसका एक्सचेंज तो यहाँ पर होता है। समझ गए? इसलिए इसे रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, हमने पढ़ा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। तो जो हमारा ये कंडक्टिंग पार्ट है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वलाई। जो इसके पास एयर है एटमॉस्फेयर से जो लेके आया है, वो एल्वलाई को देगा। क्लियर्स फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। तो जो कंडक्टिंग पार्ट का जो काम है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू हो जाता है। तो नोज के थ्रू, जो नोज के नॉस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, उससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक की एयर जो है वो एल्वलाई तक पहुंचाएगा, फिर उसको साफ करेगा, फॉरेन पार्टिकल्स वहाँ से क्लीन करेगा, ह्यूमिनाइट्स करेगा, ह्यूमिडिफाइड्स करेगा, एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। और क्या करेगा कि जो एयर है उसे हमारे शरीर के तापमान के साथ लाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब एयर का बॉडी टेम्परेचर पे करने की क्या ज़रूरत है? जैसे कि मान लो किचन में खाना बन रहा है, ठीक है, और बहुत गरम गरम कुछ बन रहा है और आपने वो गरम गरम भाप अंदर ले ली, तो आप तो अंदर से जल जाओगे ना, आपको तो अंदर डैमेज हो सकता है। तो जो ये कंडक्टिंग पार्ट है, ये क्या करता है, ये आपकी एल्वोलाई को डैमेज नहीं होने देता है। कि अगर आपने बहुत गर्माहट चीज़ एकदम सूंघ ली तो आपकी एल्वोलाई डैमेज नहीं होंगी, क्योंकि कंडक्टिंग पार्ट उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखेगा, डायरेक्ट नहीं पहुंचा देगा। वो पहले क्या करेगा, पहले उसकी साफ सफाई करेगा, उसमें थोड़ी नमी देगा, और क्या करेगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उस एटमॉस्फेरिक एयर को कन्वर्ट करेगा, तब जाके वो किसके पास पहुंचेगी, एल्वोलाई के पास पहुंचेगी। और एल्वोलाई से क्या शुरू हो रहा है, कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट इज द साइड ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। यहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है किसका, O2 का और CO2 का, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. जो हमारे लंग्स हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं थॉरेसिक चेम्बर में, जो कि एनाटॉमिकली एयरटाइट चेम्बर होता है। द थॉरेसिक चेम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिबल कॉलम। यानी कि पीछे के साइड से हमारा जो थॉरेसिक चेम्बर है वहाँ पर क्या है, वर्टिबल कॉलम है। वेंट्रली बाय स्टर्नम, सामने की तरफ स्टर्नम है, एंड लिटरली साइड में क्या है, रिब्स है, एंड ऑन द लोअर साइड, नीचे की तरफ डोम शेप्ड क्या है, डायफ्राम है। और जो डायफ्राम है वो एक मसल है, मस्कुलर होता है ये। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थॉरेक्स इट्स सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थॉरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी। कोई भी डिफरेंस होता है, कोई भी चेंज होता है किसमें, वॉल्यूम में, थॉरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। तो जो हमारी लंग्स की कैविटी है उसमें रिफ्लेक्ट करता है जब कोई वॉल्यूम में चेंज होता है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, तो उस हिसाब से हमारी लंग्स की कैविटी पर असर पड़ता है, उस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करता है। सच एन अरेंजमेंट इज इनिशियल फॉर ब्रीथिंग। इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी ज़रूरी है ब्रीथिंग के लिए। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम डायरेक्टली वॉल्यूम जो है अपने हिसाब से नहीं कर सकते अल्टर, बट हमारी जो लंग्स कैविटी है उसमें वॉल्यूम से बहुत कुछ रिफ्लेक्शन होता है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थॉरेसिक इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम, कोई भी चेंज होता है वॉल्यूम में, किस चीज़ के, थॉरेसिक कैविटी के, तो वो रिफ्लेक्ट होता है किस चीज़ में, लंग्स कैविटी में। सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। इस टाइप का अरेंजमेंट ज़रूरी है ब्रीथिंग के लिए। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम को। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी थॉरेसिक कैविटी है उसमें क्या है, इंटीरियर में क्या है, क्लेविकल बोन है और नेक है। पोस्टीरियर में डायफ्राम है,
डॉर्सल में वेंट्रिकल वर्टिबल कॉलम है, लेटरल में रिब्स है और वेंट्रल में स्टर्नम है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सामने की तरफ यानी कि यहाँ पर होगा स्टर्नम, सामने की तरफ होगा स्टर्नम, वेंट्रली स्टर्नम होगा, और स्टर्नम के पीछे होगा वर्टिबल कॉलम। साइड में यहाँ पर रिब्स होंगी जो कि प्रोटेक्ट करेंगी लंग्स और हार्ट को। यहाँ पे क्या होंगी? रिब्स होंगी। रिब्स कैसी होंगी? लेटरली किससे कवर्ड होगा? रिब से। और नीचे लोअर साइड से कौन कवर करेगा? डोम शेप, डोम शेप डायफ्राम, ये मस्कुलर होता है। और लेटरली कौन कवर करेगा? रिब, रिब केज। और वेंट्रली कौन कवर करेगा? वेंट्रली मीन्स सामने से, जैसे कि ये कोई इंसान है, ठीक है, तो सामने से, सामने यहाँ पर जो बोन है, यहाँ पर बीच में, वो कौन सी है? स्टर्नम, सामने से स्टर्नम से कवर्ड है। ये बैक व्यू है। तो पीछे की तरफ क्या होगा? बैक व्यू में क्या प्रेजेंट होगा? वर्टिबल कॉलम, ठीक है। पीछे की साइड क्या होगा? पीछे की तरफ होगा वर्टिबल कॉलम। लेटरली रिब्स हो गया, लोअर साइड में डायफ्राम हो गया, और डायफ्राम क्या है? मस्कुलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।